गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का क्लास 10th का एग्जाम का डेट निकल गया है और मॉडल पेपर भी निकल गया है। ठीक है, तो आज से हम लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। जितना भी मॉडल पेपर आया है अभी, एक एक सेट सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी दोनों का आया है, तो दोनों को आज से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का क्लास 10th का। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए कैसे कैसे दिया हुआ है। कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा उसका। ठीक है, और मतलब ये है कि आप जितना सही लिखिएगा उतना ही का मार्क्स मिलेगा, अगर कोई गलत हो गया तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। और सब में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, और इस तरह से आप लोगों का। चलिए देखते हैं तो किस किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। और अगर इस क्वेश्चन का ये आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा सारा मॉडल पेपर का। तो चलिए देखते हैं। देखिए बहुत आसान सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना करके दिया गया है, ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए देखिए समतल ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण कैसा होता है, तो जैसे ये देखिए इधर है और इधर से पेंट किया हुआ रहेगा, आपको इधर दिखेगा। ठीक है, अवतल यानी कि धंसा हुआ। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अवतल यानी कि धंसा हुआ, और उत्तल, उत्तल मतलब इस तरह रहेगा और अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा। तो उत्तल यानी कि उठा हुआ, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, तो देखिए एक फॉर्मूला है, एफ बराबर r/2। ठीक है, फोकस बराबर त्रिज्या का आधा होता है, और त्रिज्या बराबर 2 गुना एफ, फोकस का दुगना। यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, F = r/2। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का क्रिया में भौतिक राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो वो है आपका आवृत्ति। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फटाफट अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी तैयारी हो जाए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है। तो देखिए लेंस तो दो होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, है ना। अवतल उत्तल दो तरह का लेंस होता है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। अब फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी के लिए, तो फोकस दूरी बोल रहे हैं आप लोग को, क्षमता निकालना है। क्षमता यानी पावर, तो P = 1/F होता है, पावर = 1/फोकस। तो फोकस देखिए दिया हुआ है 1 मीटर, अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो 1/1 हो जाएगा, यानी भाग करने पे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आया आंसर। और जो है आपका P पावर, वो डायोप्टर में लिखा जाता है, लेंस का पावर को डायोप्टर में लिखते हैं। तो 1D हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि जहाँ उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस का जो होता है वो प्लस में होता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं जहाँ अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेगा तो उसका जो पावर आता है वो माइनस में आता है। तो एकदम ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अवतल लेंस माइनस में, उत्तल लेंस प्लस में, तो 1 डायोप्टर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं आप लोगों को पूरा जो 40 क्वेश्चन है एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन का क्या है, मान लीजिए ये तो, अगर ये जो मॉडल सेट में दिया गया है इससे तो क्वेश्चन आपका देगा ही देगा एग्जाम में, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। अब मान लीजिए अभी हम यहीं पे आपको बता दिए कि उत्तल लेंस का क्षमता बोला, कहीं आपसे पूछ दिया अवतल लेंस का, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी तरह एक्सप्लेन कर देंगे तो आप लोग को आगे आने वाला भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी याद करें, यानी इसी का जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, कि फोकस दूरी अब इसमें ज्ञात करना है आपको, और क्षमता बता दिया है, पावर बता दिया है। तो देखिए P = 1/F होता है, ये तो जान रहे हैं। बस अब यहाँ फोकस निकालना है, तो F = 1/P कर देना है, फोकस = 1/पावर। अगर यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का कितना, 40 डायोप्टर है ना, 4 डायोप्टर है, और ये जो है 4 डायोप्टर है, इसको निकालना है तो 1/4 हो गया। F = फोकस बराबर 1/4। तो अब जब आप इसको भागा दे करके देखिए तो कितना आएगा, 4 से अगर 1 को भागा देते हैं तो 0.4×2 = 8, और 2×4=20, है ना, 0.25, तो 0.25 मीटर आएगा आपका ये। ठीक है, 0.25 मीटर।
अब जो ये मीटर में आ रहा है और यहाँ जो आप लोगों को निकालना है वो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, 0.25 को 100 से गुना कर दीजिए। तो जब इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 5th नंबर का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आ जाइए नेक्स्ट, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन का अग्रदीप यानी हेडलाइट जो होता है गाड़ी का, तो गाड़ी का आप हेडलाइट देखिए ऐसा अंदर से धंसा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद उसमें बल्ब लगा हुआ रहता है ऐसे करके। तो वही आपको बताना है कि ये कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम बात किए धंसा हुआ रहेगा तो अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। तो आप लोग को पता है कि मानव नेत्र जो है, तो मानव नेत्र का जो बनता है क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वो बनता है रेटिना पे, यहाँ पे। तो रेटिना, यहाँ पे ऑप्शन में आपको रेटिना नहीं दिया है, रेटिना का हिंदी ही दे दिया है। रेटिना का हिंदी होता है दृष्टिपटल। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। अब आगे आइए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर है सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है। ठीक है, यहाँ भी ट्विस्ट कर दिया। आप लोग को एक याद रखना है, निकट बिंदु। ठीक है, सामान्य नेत्र के निकट बिंदु, तो निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। और यहीं पे आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, कहीं हम गलती से 25 सेंटीमीटर मार दिए तो गया, तो 25 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछा है दूर बिंदु, यानी एक आदमी कितना दूर तक देख सकता है। तो आप खुद अंदाजा लगा करके देखिए, बैठे बैठे जब तारा तक को देख सकते हैं, या दैट मीन्स कि आपका जो देखने का क्षमता है वो बहुत दूर तक है, तो वो अनंत आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। एक सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत है, और वहीं ये क्लियर रखिएगा कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए, एक के साथ आपका दो दो क्वेश्चन तैयारी होते जा रहा है, यानी यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को 80 क्वेश्चन का तैयारी करवा दे रहा हूँ। अब आइए 9th नंबर क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। अब मान लीजिए ये जैसे कि आँख है, आँख के ऊपर बाहर में ये देखिएगा ऐसा रहता है लेंस बना हुआ। तो यहाँ पे जो है रोशनी जाता है, आँख में रोशनी जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग अंधेरा में रहते हैं तो ये जो होता है पुतली, पुतली पूरा खुला हुआ रहता है ताकि ज़्यादा देख सकें। वही जो रोशनी में जाते हैं तो पुतली क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा पतला, ताकि पतला इसलिए हो जाता है ताकि सूर्य का रोशनी ज़्यादा आँख में नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पुतली जो है वही नियंत्रण करता है प्रकाश का मात्रा को। तो ये चीज़ याद रखिएगा मानव नेत्र के बारे में, और हो सके तो आप लोग मानव नेत्र का डायग्राम बनाना, चित्र बनाना भी सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में चित्र बनाने के लिए आए तो मानव नेत्र का आ सकता है। अब मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ये आ गया मानव नेत्र से ही क्वेश्चन। तो मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये याद रखिएगा कि उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं वो उसका जो फिगर हम लोग के दिमाग में छप रहा है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये चीज़ एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, जहाँ उल्टा बनेगा वहाँ वास्तविक बनेगा। अब आ जाइए, और जहाँ सीधा बनेगा वहाँ आभासी बनेगा। तो मानव नेत्र में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट पर आर, ये किसका इकाई है। तो ये जो इकाई होता है वो होता है ऊर्जा का। ऊर्जा यानी कि आप जैसे सीधा समझिए बिजली का भी यूज़ करते हैं तो उसमें किलोवाट ही आता है आप लोगों का बिजली बिल जो पर यूनिट करके, तो वही ऊर्जा का होता है आपका। तो 11 नंबर का बी ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि कुलाम, कुलाम किसका एसआई मात्रक है। तो एक एकदम ये क्लियर रखिएगा कि कुलाम जो है एसआई मात्रक है वो विद्युत आवेश का है। ठीक है, 12 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोग को, जितना भी ये एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन है ना उसका एक अच्छा सा तैयारी कर लीजिएगा। साइंस में जिस जिस चीज़ का है एसआई मात्रक वो पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो है क्या परिवर्तित करती है। तो एक चीज़ बताइए आप हमको, मोटर जो है, मोटर किस चीज़ से चलता है। मोटर जो चलता है वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से। और जब ये मोटर चलता है तो इससे क्या होता है, या तो पंखा घूमेगा, चाहे पानी निकालने वाला मोटर हो, तो पंखा ही घूम रहा है यहाँ पे। तो ये जो मोटर है ये चला बिजली से, और ये बिजली को लेकर के क्या बनाया, एक यांत्रिक ऊर्जा बनाया। यही आपको याद रखना है, ये विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन, तो विद्युत मोटर, नाम ही है विद्युत मोटर, तो ये विद्युत लेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा। तो 13 नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये मोटर। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन घुमा करके अगर दे दिया जाए कि कौन सा ऐसा युक्ति हो सकता है, ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा में बदल देता है।
ठीक है, समझिए इसी का जस्ट उल्टा, कि इसके घूमने से आपका बिजली पैदा हो। ठीक है, तो आप जैसा देखते हैं जनरेटर जो होता है, जनरेटर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए टरबाइन का यूज़ किया जाता है, वो तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा लेता है, वो घूमता है, जब इसके घूमने से हम लोग का बिजली तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो क्वेश्चन यहाँ पर भी। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन, जैसे कि पानी है, 2H2O पानी है। अब पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे, ये आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया जो है, फर्स्ट ही चैप्टर है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालिएगा 2H2O पानी में, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो देखिए टूट गया तो वियोजित हो गया, यानी वियोजन अभिक्रिया। अगर ये जुड़ जाएगा, यही दोनों चीज़ जा करके जुड़ जा करके पानी बन जाएगा 2H2O, तो वो संयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये जितना भी है चैप्टर 1 में देखिए, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब जितना भी क्रिया है वो पढ़ लेना है। तो क्लियर रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया यानी कि टूट गया, संयोजन रहेगा तो जुट गया। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला। अब आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि CuO+H2, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों अभिक्रिया करके Cu+H2O बन गया। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन हो रहा है यानी इसको ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, कौन सा पदार्थ है। यहाँ देखिए कॉपर और ऑक्सीजन था, तो कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, ये क्लियर है आप लोगों का। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही है आपका, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे आइए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये एक चित्र बनाया गया है। अब इस चित्र में आपको देखिए क्या क्या दे दिया है कि एक कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें लोहा का कील डाल दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, चलिए अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं, तो कॉपर सल्फेट है, उससे पहले ले लेते लोहा। लोहा को क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं, Fe दैट मीन्स आयरन प्लस CuSO4, है ना, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अब आयरन और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करवाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा देगा और अपनी जगह में मतलब सल्फेट को ले लेगा, ऐसे करके FeSO4 बन जाएगा ये, और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात समझ गए, Fe जो था, आयरन जो है सल्फेट से अभिक्रिया कर गया और कॉपर को अलग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका, 16 का सी नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो वो जिसमें हम लोग अम्ल या क्षारक का टेस्ट करते हैं, उसका एक प्राकृतिक सूचक बताना है आपको। तो ये याद रखिएगा, लिटमस पत्र। ठीक है, लाइकिन नाम का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसी का शायद छाल होता है, उसी से लिटमस पत्र बनता है। तो लिटमस पत्र पे हम लोग कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है ये जांच कर सकते हैं। एक लाल लिटमस होता है और एक नीला लिटमस होता है। तो आप लोगों को एक कमेंट करके बताइए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो कौन सा पदार्थ है, वो अम्ल है या क्षारक है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि किसी विलयन विलयन का पीएच मान 10 है, तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। अब पीएच मान 10 है, तो देखिए ये है, समझिए पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल में कैसा होता है, इधर हो गया 0 से 7, इधर हो गया 7 से 14, ऐसे करके पीएच स्केल बना हुआ है। अगर जो आपका है 7 से कम रहता है, ठीक है, 7 से कम रहेगा, 0 से ज़्यादा और 7 से कम पीएच मान, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, और वहीं 7 से ज़्यादा रहेगा और 7 से 14 के बीच में रहेगा, तो ये हो जाएगा क्षारक हो जाएगा। ठीक है, अम्ल हो गया, क्षारक हो गया। अब वही 7 का 7 रहा तो 7 का 7 रहा तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन कह सकते हैं आप उसको, चाहे क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। तो ठीक है, अम्ल क्षारक लवण ये हो गया। तो यहाँ बोला है 10 से ज़्यादा है, मान जो है मतलब 10 है, तो 7 से 14 के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, क्षारक होगा। तो क्षार ये आपका आंसर हो जाएगा 18 का डी नंबर। उसके बाद आगे देखिए, एक चित्र दिया गया है 19 नंबर में। दिया गया चित्र क्या सूचित कर रहा है, तो देखिए पहला चीज़ है, ये रेड है आपका, रेड यानी कि वार्निंग का साइन हो गया। ठीक है, अब अंदर में दिखा रहा है कि कोई एक केमिकल है जिसको इस पे डालते हैं तो गल जाता है, चाहे इस पे डालते हैं तो गल जाता है। तो ये जो केमिकल है वो अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में ये आप लोग को बता रहा है कि अम्ल को आप लोग छूइएगा, तो मतलब अम्ल को हाथ से नहीं छूना है, यही आप लोग को सावधानी बरतना है, क्योंकि ये गल जाता है। अगर आप अम्ल को हाथ से छूइएगा तो
प्रैक्टिकल के टाइम में अगर स्कूल में कभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसके लिए इंडिकेट किया गया है। तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑप्शन में देखिए तो डी नंबर पढ़ते हैं कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह, ठीक है, कि मतलब जो क्षार है या चाहे अम्ल है तो ये जो सांद्र होता है उसको आप लोग हाथ से ना छुएं, यही आप लोगों को चेतावनी बताया जा रहा है इसमें। उसके बाद आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है ये आप लोगों को बताना है। तो इमली में देखिए टार्ट्रिक अम्ल होता है, 20 नंबर टार्ट्रिक। इसके साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा नींबू में कौन सा अम्ल होता है, या फिर हम इसका भी एक वीडियो ला देंगे शॉर्ट में जिसमें आप लोगों का जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में सारा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। इसमें देखिए नींबू है, संतरा है, इमली है, दूध है, ये सब में कौन कौन सा अम्ल होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए एक और मैं बता दूं, यहाँ तो 20 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल इमली में। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, तो एक होता है संतरा, ठीक है, एक होता है संतरा, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, एक नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू। और उसके बाद यहाँ लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल किस में होता है, तो दूध में होता है। अब चाहे दूध ले लीजिए चाहे दही ले लीजिए, ठीक है, ये सब में आप लोगों का लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये एक क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को एकदम गौर से पढ़िए, कौन अधातु। अगर आप लोगों से धातु पूछा जाता तो धातु तो याद है मरकरी होता है, यानी मरकरी पारा, ये जो होता है कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु। लेकिन आपसे पूछा गया है अधातु, तो अधातु कौन सा होता है, तो ब्रोमीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ऑप्शन चूज कर लीजिएगा 21 का सी नंबर। उसके बाद 22 में आ जाइए। 22 में है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अग्निशामक बनाने के लिए, यानी कि आग ना जले, ऐसा चीज़ बनाना है जिससे आग ना जले। वो कपड़ा होता है ना, फायर ब्रिगेड वाले लोग यूज़ करते हैं, फायर फाइटर लोग कपड़ा पहन करके जाते हैं जिससे उन लोगों को आग नहीं जलता है, आग नहीं लगता है कपड़ा में, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को फटाफट एक पहले एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है, और मोटिवेट कीजिएगा तो और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, और आप लोग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लाते जाएंगे, ठीक है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को बस एक थोड़ा सा अंगूठा का मेहनत करना है। एक अंगूठा लगाइए लाइक हो जाएगा, और थोड़ा सा एक अंगूठा लगाइए तो शेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग जान रहे हैं, देखिए जैसे नंबर 1 पे हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, इस तरह से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम करके बना हुआ है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बना हुआ है, तो देखिए परमाणु संख्या के आधार पर ही बनाया गया है। 23 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु संख्या पे ही है, नंबर 1 पे हाइड्रोजन, नंबर 2 पे हीलियम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील धातु सबसे ज़्यादा कौन है, तो इसमें याद रखिएगा पोटेशियम, ठीक है। अब इसका भी एक सीरीज होता है कि सबसे अधिक कौन सा होगा, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद इस तरह से क्लिस्ट होता है, ठीक है। तो उसको भी मैं एक बार बता दूंगा, तो अभी आप याद रखिएगा 24 का ए नंबर हो जाएगा पोटेशियम। अब 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है भूपर पट्टी में उसे क्या कहते हैं, तो ये याद रखिएगा खनिज होता है, ठीक है। जो जमीन के अंदर आप लोगों का प्राकृतिक तौर से पाया जा रहा है वो खनिज है, और उसी चीज़ को जब हम लोग निकाल करके कुछ उसका उपयोग करते हैं, जब सपोज दैट बॉक्साइट है तो बॉक्साइट जो है वो खनिज है, बॉक्साइट को हम निकाल करके एल्युमिनियम बनाते हैं तब वो अयस्क बनेगा, ठीक है। बाकी जो प्राकृतिक तौर पे ज़मीन के अंदर है वो खनिज है। फिर प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेनॉल। तो नॉल से आप लोग एक याद रखिएगा, ये अल्कोहल का है, ठीक है, अल्कोहल का ग्रुप होता है। तो इसमें भी याद करने का है, मिथ एथ प्रॉप करके, मिथ यानी जिसमें 1 होता है, एथ 2 होता है, प्रॉप 3 होता है। तो प्रोपेनॉल अल्कोहल का ही एक समूह है, ठीक है। तो 26 का ए हो जाएगा। वही एथेनॉल जो आता है आप लोगों का, तो एथेनॉल जिससे अल्कोहल बनता है, मतलब प्योर अल्कोहल, जिस मतलब शराब जो बनता है कुल मिला करके, ठीक है, तो वो एथेनॉल होता है। यहाँ पे प्रोपेनॉल जो है वो अल्कोहल का ही ग्रुप है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है, तो देखिए जल का टूटना,
पहला तो जल तो टूटता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होता है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, तो नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना तो होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला कि नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया में। तो आप ही बताइए, जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो नहीं, वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो आपको यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 27 का। 28 नंबर में आइए, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या है, फ्लोएम क्या है, उत्तक है। तो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, दो तरह का उत्तक होता है जो पाया जाता है पौधे में। तो जाइलम का काम क्या होता है वो समझिएगा। वो जाइलम जो है पौधे का जड़ से खनिज लवण ये सब लेकर के पूरे पौधे में सप्लाई करता है, नीचे से ऊपर तक, ये जाइलम का काम है। वहीं अगर आप फ्लोएम का बात करें, ठीक है, तो फ्लोएम में क्या हुआ कि पत्ता में खाना बना, तो ये पत्ता से खाना पौधे का विभिन्न विभिन्न भाग में, ऊपर हो चाहे नीचे हो, फैलता है फ्लोएम से। तो किस दिशा में हुआ, तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर। 28 ऑप्शन आपका सही है, मतलब 28 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही है कि ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन। अब आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वो वृक्काणु होता है। ठीक है, इंग्लिश में हाँ वृक्काणु होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो कौन सा चीज़ का प्रयोग करते हैं फल को पकाने में, देखे होंगे कि केला उला होता है, कच्चा ही रहता है, उसको ला करके कुछ लगा देते हैं उस पर, तो केला तुरंत 1 से 2 दिन में एकदम पक जाता है पूरा कच्चा केला। तो कौन सा होता है, तो एथिलीन होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन एथिलीन 30 का, याद रखिएगा। अब 31 का ऑप्शन देखिए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्रवित होता है। तो एस्ट्रोजन स्रवित किस चीज़ से होता है, तो ये महिलाओं में एस्ट्रोजन स्रवित होता है वो अंडाशय द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जब नर युग्मक, ये नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है, मतलब क्या होता है, मादा का ये होता है, मादा का ये अंडाणु होता है, अंडाशय, और वहीं नर का स्पर्म जिसको कहते हैं। तो ये जब मिलता है तो क्या बनता है, मतलब मिल करके जो हो रहा है उस क्रिया को क्या कहेंगे, तो निषेचन कहेंगे। ठीक है, 32 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा निषेचन। अब 33 में देखिए कि दिए गए चित्र में से कौन सा जनन हो रहा है, ये बताना है आपको, और ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, पुनर्जनन। ठीक है, तो पुनर्जनन तो छोड़ दीजिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अब जैसे देखिए, विखंडन या द्विविखंडन क्या है, ये एक है, ये अमीबा है, ये भी आप लोग एकदम क्लियर याद रखिएगा, एक अमीबा है। अमीबा क्या होता है, टूट जाता है दो टुकड़े में। ठीक है, और फिर ये दो अमीबा फिर टूटता है, ये दो ऐसे करके, और ये वाला भी ये दो में टूट गया। तो ये जो होता है वो होता है आपका विखंडन, ये विखंडन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है, कि एक है और इसमें इधर से भी निकल गया, इसमें निकल जाएगा, फिर इधर से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है विखंडन। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर है, तो ये भी याद रखिएगा हाइड्रा का ये फिगर है, हाइड्रा। हाइड्रा में जो आपका जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये कंफर्म रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या सेम होते हैं दोनों के। अगर सेम होते तो समजात अंग लिखते। ठीक है, अगर दोनों का पंख सेम होता तो, लेकिन सेम नहीं है इसीलिए असमजात अंग हो जाएगा। तो 34 का आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद सोचिएगा, देखिएगा, देखिए लॉजिकल ये सब क्वेश्चन है। पंछी को देखिए और चमगादड़ को देखिए, दोनों का पंख सेम रहता है, नहीं रहता है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल जो अनुवांशिकी का प्रयोग कर रहे थे वो किस पौधे को चुना, तो मटर का पौधे को चुने थे। ठीक है, 35 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ठीक है, अब उत्पादक इसमें से कौन है, तो घास। घास जो है उत्पादक है। अब कैसे, ये देखिए, घास प्राथमिक उत्पादक हो गया, घास निकला, तो अब घास को बकरी खाए, घोड़ा खाए, जो भी खाए, ठीक है, अब फिर उसके बाद इसको जो भी खाए, तो ये प्राथमिक उत्पादक हो गया घास आपका। तो 36 का सी नंबर हो जाएगा। आप लोग को वो पढ़ लेना, फूड चेन क्या बोलते हैं हिंदी में, खाद्य श्रृंखला, ये चैप्टर में देख लीजिएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक करके रहता है, प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए
37 नंबर क्वेश्चन फिर उसी से है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी का निर्माण प्राथमिक पोषी स्तर है या द्वितीय पोषी या तृतीय या चतुर्थ पोषी, कौन सा स्तर है? तो प्राथमिक यहाँ पे देख लीजिए, मतलब शाकाहारी जो है तो वो प्रथम पोषी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 37 का ए नंबर। जैसे वही बताया अभी, घास, घास को खाई बकरी, तो बकरी जो खाई तो बकरी ये प्राथमिक है। और बकरी को सपोज दैट आदमी खा रहा है, जहाँ आदमी खाए चाहे कोई जानवर खाए, तो वो द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 38 नंबर, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत का अपक्षय एकदम ये कंफर्म याद रखिएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फुल फॉर्म इसका ये CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये ओजोन परत का अपक्षय का कारण है। उसके बाद और एक चीज़ और, ये CFC किस में मिलता है? तो हम लोग जो डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, उसमें होता है, AC में यूज़ होता है, फ्रिज में यूज़ होता है, ये सबसे आप लोग का CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और यही ओजोन परत को नुकसान करता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, मतलब कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव यानी जिसमें जीवन हो। तो देखिए, लकड़ी, लकड़ी में तो जीवन होता है ना, आखिर पेड़ पौधे भी तो क्या है, सजीव हैं, तो लकड़ी में जीवन होता है। गोबर गैस भी जीवन है, अब उसको आप इससे रिलेट कीजिए, गाय से आया गोबर। ठीक है, फिर कोयला, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, ये जान रहे हैं। यहाँ नाभिकीय ऊर्जा जो है, दैट मीन्स की न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी कोई जैविक मात्रा का मतलब ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए 39 का C नंबर हो जाएगा। और आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, कि पवन ऊर्जा के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, यानी कितना कम से कम ये जो पवन चक्की होता है कि कम से कम कितना स्पीड में घूमे कि आपका ऊर्जा उत्पादित हो। तो उसका जो चाल होता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से अगर पंखा पवन चक्की घूमेगा तभी ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन था। उसके बाद सब्जेक्टिव के बाद मतलब ये आज ऑब्जेक्टिव कर लिए हम लोग, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइंस का सारा सब्जेक्ट का है, वो सबको भी करेंगे एकदम फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी आप लोग का एकदम वीडियो आते जाएगा। ये सब एकदम तुरंत कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को और भी जो डिटेल में कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है उस चीज़ों को भी पढ़ते जाना है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तैयारी इस बार बहुत बढ़िया तरीका से होगा, और बस बढ़िया से आप लोग भी तैयारी कीजिए, तभी आप लोगों का एक अच्छा मार्क्स आएगा भी, और अच्छा मार्क्स आप लोगों को लाना भी है। तो बस तैयारी करते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।